अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। चीन LAC पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने सरहद पर एक बार फिर बड़ी हिमाकत की है। उसने अरुणाचल प्रदेश के 11 मकामात पर अपना दावा पेश किया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी, तिब्बती और पेनिन अल्फाज में नामों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। ग्लोबल टाइम्स ने 11 मकामात की फहरिस्त जारी करते हुए उन नामों का ऐलान किया। चीन ने ये ढटाई एक ऐसे वक्त में की है जब हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते ही अरुणाचल में G20 इजलास का इनेकाद किया था। चीन ने नामों की तब्दीली के साथ नक्शा भी जारी किया। इसमें अरुणाचल के कुछ हिस्सों को जनूबी तिब्बत में दिखाया गया। यही नहीं, उसने जो नक्शा जारी किया उसमें ईटानगर के करीब का एक शहर भी शामिल है। इससे कबल हिंदुस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने दिसंबर 2021 में कहा था कि पहला मौका नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम इस तरह तब्दील करने की कोशिश की हो। हिंदुस्तान ने चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश में कुछ मकामात के नाम तब्दील करने को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि इससे हकीकत नहीं बदलेगी। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने इस बारे में मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हमने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन ने इस तरह की कोशिश की है। हम इसे यकसर मुस्तरद करते हैं। बागची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट और लाजिम व मलजूम हिस्सा रहा है और रहेगा। इस तरह के ईजाद करदा नाम रखने की कोशिशें इस हकीकत को नहीं बदल सकती। इतलात के मुताबिक चीन ने अरुणाचल में 11 मकामात के नाम तब्दील करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मलियाना गांव में 23 मई 1987 को फिरकावाराना फसादात के दौरान 72 मुसलमानों की हलाकत के 36 बरस बाद मकामी अदालत ने कत्ल, लूटमार और आतिशजनी के तमाम 40 मुलजिमीन को बरी कर दिया। इस केस में 90 अफराद को मुलजिम बनाया गया था। तमाम उनमें से 40 की मौत हो चुकी है जबकि बकिया का कोई पता नहीं है। मलियाना फसादात के सिलसिले में केस दायर करने वाले याकूब अली ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उन्हें पूरी तरह मारा पीटा था और बाज़ कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे। उन्हें बाद में पता चला कि दरअसल पुलिस ने उसी को FIR की बुनियाद बनाया। इस केस में 800 से ज़ायद समातें हुई। मुलजिमीन के वकील CL बंसल ने बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लखविंदर सूद ने सबूतों के फुकदान में मुलजिमीन को रिहा कर दिया। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर तस्लीम रहमानी का कहना है कि भारत में आज़ादी के बाद 70,000 से ज़ायद फसादात हुए, लेकिन बदकिस्मती से कभी भी मुलजिमीन को सज़ा नहीं मिली। यही वजह है कि भारत में फसादात नहीं रुक रहे हैं। रामनवमी का जुलूस जो एक मुद्दत से नालंदा जिले के बिहार शरीफ में निकाला जाता रहा है और कभी वहां कोई फिरकावाराना तशद्दुद या दीगर कोई पुरतशद्दुद वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन इस साल 31 मार्च यानी जुमे के रोज इस जुलूस में जो देखने को मिला उसने सबको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। 31 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुजूम ने शोभा यात्रा के रास्ते में वाक़े मदरसे अजीजिया को आग लगा दी और वहां मौजूद लाइब्रेरी में किताबों को नजर आतिश कर दिया। वाज़ेह रहे कि ये बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में सबसे कदीम मदरसा और लाइब्रेरी है। बताया जा रहा है कि इस मदरसे में रमज़ान की वजह से तातील थी, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। मदरसे अजीजिया को बीबी सोगरा ने अपने शौहर अब्दुल अजीज की याद में कायम किया था और बिहार की तारीख में उनका शुमार सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ इंसान 2 शख्सियतों में होता है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस 110 साल पुरानी लाइब्रेरी में तकरीबन 1000 अफराद के मुसल्लह हुजूम ने तोड़फोड़ की और भगवा हुजूम ने मस्जिद लाइब्रेरी में पेट्रोल बम फेंके। मुख्तलिफ अखबारों के दिए गए अपने बयानात में मदरसा और लाइब्रेरी के निगरान मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि मदरसे में 4500 से ज्यादा किताबें थी जो आग में जलकर तबाह हो गई और उनमें से कोई भी बाकी नहीं बची। एक मीडिया आउटलेट से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ से रामनवमी की शोभा यात्रा गुजरी और माहौल पुरसुकून रहा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आगे अखाड़े के पास कोई सड़क हादसा हुआ जिसके बाद भगदड़ मच गई। उन्होंने बताया कि वहां से हुजूम आया, उसने मदरसे में तोड़फोड़ की और लाइब्रेरी को आग लगा दी। इस लाइब्रेरी में इंतहाई नायाब किताबें थी।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है कि कहीं बीजेपी फसादात ना भड़का दे। वो नहीं समझते कि बंगाल के लोग तशद्दुद पसंद नहीं करते। फसादात बंगाल की सकाफत नहीं है। हम फसाद नहीं करते, आम लोग फसाद नहीं भड़काते। जब बीजेपी अपने दम पर ऐसा नहीं कर सकती तो वो फसाद भड़काने के लिए लोगों की खिदमत किराए पर हासिल कर रही है। কখন বিজেপি নিয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে এরা বোঝে না। বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়। দাঙ্গা আমরা করি না, মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। এবং এটাকে আমি বলতে চাই দাঙ্গা নয়, ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। এটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের নিয়ে ভায়োলেন্স করা। যে ছেলেটার ছবি আপনারা টিভিতে দেখেছেন, বন্দুক নিয়ে নৃত্য হচ্ছে রামনবমী মিছিলে, রামচন্দ্রকে তাকে কানে কানে বলেছিল যে আমার কথা তোমরা বন্দুক নিয়ে মিছিল করো। এরা তো বন্দুক নিয়ে চলে এসেছে মুম্বাই থেকে, হাতে ধরা পড়েছে। যে ছেলে বন্দুক নিয়ে নৃত্য করছিল বাংলার কেউ নয়, ওকে মুম্বাই থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে। বন্দুক নিয়ে ঢুকেছে, পুলিশের পারমিশন ছিল না, গায়ে জোরে যারা ফল বিক্রি করে তাদের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে, অনেক মানুষের ঘর জ্বালিয়েছে। আমরা সবাইকে ফলের দোকান কিনে দিচ্ছি, আমরা ফল দোকানে বিক্রি করতে পারার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যাদের ঘর বাড়ি লেগেছে তাদের সবাইকে আমরা সাহায্য দিচ্ছি সরকার থেকে। হাওড়াতে এই শান্তি হলো, পরের দিন নাচতে নাচতে চলে গেল উড়িষ্যায়। মিটিং করে ইশারা করছে, মিটিং করে ইশারা করছে নেতারা। वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान की इक़्तिसादी शरह तरक्की से मुतालिक आज अपना अंदाज़ा जारी किया। आलमी बैंक ने ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि माली साल 2023-24 में हिंदुस्तान की इक़्तिसादी शरह तरक्की 6.3%, 6.3% पर रहेगी। चीज़ों का इस्तेमाल कम होने के सबब आमदनी की रफ्तार सुस्त रहेगी और हिंदुस्तान की GDP पर इसका असर देखने को मिलेगा। काबिल जिक्र है कि वर्ल्ड बैंक ने पहले मौजूदा साल के हिंदुस्तान की इक़्तिसादी शरह तरक्की 6.6% पर रहने का अंदाज़ा जाहिर किया था। वर्ल्ड बैंक के जरिए जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट में अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की शरह महंगाई के अंदाजे को भी घटाया गया है। 2024 में हिंदुस्तान के लिए शरह महंगाई के अंदाजे को आलमी बैंक ने 6.6% से घटाकर 5.2% कर दिया। ये बात का इशारा है कि इस आलमी इदारे को हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में चीज़ों की कीमतों में कमी आने का अंदाज़ा है। वर्ल्ड बैंक लगातार हिंदुस्तान की इक़्तिसादी शरह तरक्की के घटने की पेशनगोई कर रहा है और उसने गुज़िश्ता माली साल के लिए 6.9% GDP का अंदाज़ा लगाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के हिंदुस्तानी डायरेक्टर अगस्ते टेनुक्योम का कहना है कि लगातार सामने आ रहे आलमी चैलेंजेस और बाहरी झटकों के बावजूद हिंदुस्तानी मईशत मजबूत रुख इख्तियार करेगी। हिंदुस्तान का सर्विस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जाएगा और मुल्क का करंट अकाउंट खसारा कम होगा। आलमी बैंक ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत के जरिए कोरोना वबा के बाद लिए गए मालियती सपोर्ट सॉल्यूशंस को धीरे धीरे वापस लिए जाने के सबब सरकारी खर्च के आदाद शुमार में भी धीमापन देखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आफात में आलमी और इंसानी नुक्ते नज़र को अपनाए जाने पर जोर देते हुए आज कहा कि रद्द-ए-अमल के इंतजाम के बगैर मौसर नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज एक वीडियो पैगाम के जरिए डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 पर 5वें बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CDRI एक आलमी विजन से उभर कर सामने आया है और वो विजन ये है कि एक बाहमी जुड़ी हुई दुनिया में आफात के
असरात सिर्फ मकामी नहीं होंगे, इसके लिए हमारे रद्दअमल को मुनक़सिम नहीं बल्कि मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महज चंद सालों में 40 से ज़ायद ममालिक से CDRI का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें तरक्की याफ्ता से लेकर तरक्की पजीर ममालिक, बड़े या छोटे या ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ सब शामिल हैं। उन्होंने इसे हौसला अफजा करार दिया कि हुकूमतों के अलावा आलमी इदारे, निजी शोबे और डोमेन के माहिरीन भी इसमें शामिल हैं। Theme for this year's conference is related to delivering resilient and inclusive infrastructure. Infrastructure is not only about returns, but also about reach and resilience. Infrastructure must leave none behind and serve the people even during time of crisis. Further, a holistic view of infrastructure is needed. Social and digital infrastructure are as important as transport infrastructure. Friends, during disasters, it is natural that our hearts go out to those who are suffering. Relief and rescue take priority, and rightly so. Resilience is about how quickly systems can ensure the return of normal life. Resilience is built in the times between one disaster and another. Studying कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल को एक बार फिर अडानी की कंपनियों में हुए माली लेन देन पर सवाल उठाया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के लिए कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे। जब उनसे अदलिया पर दबाव डालने के लिए बीजेपी के इल्जाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, आप ये क्यों पूछते हैं कि बीजेपी क्या कहती है? सवाल सिर्फ यह है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying. There's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान अजय यादव और सुभाषिनी ने आज हुकूमत से मुतालबा किया है कि ओबीसी से जुड़ा एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमने भी अपने कन्वेंशन में फैसला किया है कि जहां भी कांग्रेस की हुकूमत होगी वहां ओबीसी डिपार्टमेंट बनेगा ताकि इसके लिए अलग से स्कीमें बने और बजट की सहूलत मिले। आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस तर्जुमान सुभाषिनी ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ओबीसी कार्ड खेलने पर इसलिए मजबूर हुई है क्योंकि वो नोटबंदी, जीएसटी, 3 काले ज़रई क़वानीन, चीनी घुसपैठ, अडानी घोटाला, भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से काफ़ी परेशान है। इन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ही मरकज की बीजेपी हुकूमत ओबीसी कार्ड खेल रही है। इस सरकार के पास 5 कारण हैं। इस सरकार के पास 5 कारण थे कि उन्होंने क्यों इस तरह का ओबीसी कार्ड खेला और इस तरीके की जो राहुल गांधी जी को रातों रात सदन से बाहर निकालने का काम किया। उसके 5 कारण हैं, वो उनके फेलियर है। जीएसटी, चीनी घुसपैठ, जिस तरह से चाइना हमारे बॉर्डर में घुसे जा रहा है, कोई उसकी बात करता तो राहुल गांधी जी थी और हमारी पार्टी थी। अडानी घोटाला और भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस और 3 काले कानून जो किसान के लिए बनाए गए थे, ये असली मुद्दे ये हैं। पर उसको भटकाने के लिए और भ्रमित करने के लिए यहाँ पर आज ओबीसी का एक नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनेगी जिसमें एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग होंगे और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को समय समय पर कौन कौन सी आपको स्कीम लानी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सब के लिए एक नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनेगा
दूसरा जो है, आप देखेंगे कि ओबीसी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे ओबीसी का डिपार्टमेंट बनाओ। और हमारे प्लेनरी सेशन में ये हमने फैसला लिया है कि जहां भी हमारी सरकार होगी, वहां जैसे हमारा महाराष्ट्र में हमारी ओबीसी डिपार्टमेंट है, अशोक गहलोत जी से मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं मैं भी ओबीसी डिपार्टमेंट बनाऊंगा। मैं तो ओबीसी डिपार्टमेंट अलग से बनेगा ताकि उसके लिए बजटरी जो एलोकेशन है और जो स्कीम्स अलग हो, हमें एससी एसटी के साथ लगा दिया जाता है, जिससे ओबीसी को जो कुछ मिलना चाहिए, बजट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम एससी एसटी ओबीसी को भी हम स्थान देंगे, जिसके बारे में हमारे प्लेनरी सेशन में ये बात लिया गया है। एक और जो सबसे बड़ी जो फैसला लिया गया, जिसके बारे में मैं समझता हूं 33% जो आरक्षण जो महिलाओं को विधानसभा और आपके इसमें लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर 30% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, हम सरकार पर दबाव डालेंगे कि आप 33% में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का भी हिस्सा होना चाहिए। उसमें केवल जनरल के नहीं होनी, जिस अनुपात में हमारी पॉपुलेशन है उसी अनुपात में एसटी ओबीसी, जिसके ऊपर मुलायम सिंह जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे डीएमके है, स्टैलिन है, बहुत जो सब लोग ये चाह रहे थे कि ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लोग आने चाहिए। तो हमें अपना स्टैंड बदला है। हम चाह रहे हैं कि अब उसके अंदर जो है इनकी भी भागीदारी हो। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा क्रीमी लेयर है, जो हमारा क्रीमी लेयर है, इसके बारे में हम चाहेंगे कि इसकी लिमिट कम से कम 12 लाख की जाए, ताकि जो है लोग इसमें जो ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है, जो जॉब्स और इसमें रिजर्वेशन के लिए अन्य बातों में। और एक हमने जो प्राइवेट हायर एजुकेशन है उसके बारे में हम जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास हुआ था बाय यूपी गवर्नमेंट, और बाद में जो उसके ऊपर स्टे दे दिया था, ये स्टे देने के बाद हम चाहेंगे उसके ऊपर एक अमेंडमेंट आए दोबारा से, और ये सरकार अमेंडमेंट लेके आए ताकि हायर एजुकेशन में जो हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया है उनको आरक्षण मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ईडब्ल्यूएस इंदिरा साहनी केस में 9 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसने ये आदेश दिया था कि 50% की लिमिट को आप क्रॉस नहीं करेंगे। 50% में आपका आरक्षण रहेगा एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और इनका। लेकिन ईडब्ल्यूएस जब लागू किया, वो 5 बेंच ने किया, उसको ओवररूल करके और 10% आरक्षण दे दिया, तो 60% हो गया। झारखंड में और छत्तीसगढ़ के अंदर ये कहते हैं हम ओबीसी के हितैषी हैं और हम लोग ओबीसी को गाली देते हैं। तो आप ये बताइए कि जो गवर्नर है उसने किसके आदेशों के ऊपर जो बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाले इंडिगो की परवाज को हैदराबाद के शमशाबाद हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग कराई गई। मालूमात के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस तैयारी को हंगामी तौर पर लैंड कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट सुबह 5:10 पर रवाना हुई थी। फ्लाइट में जुमला 137 लोग सवार थे। तमाम मुसाफिरों के लिए दूसरी परवाज का इंतजाम करने का ऐलान किया गया। डीजीसीए ने बताया कि तमाम 137 मुसाफिर महफूज हैं। परवाज ने बेंगलुरु से वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी। इससे कबल 1 अप्रैल को एक कार्गो तैयारा दिल्ली से दुबई जाने के दौरान परिंदे से टकरा गया था। इसके बाद अलर्ट जारी करने के बाद उसे वापस दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया था। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि परिंदा टकराने से तैयारी की विंडशील्ड में शुगाफ पड़ गया था। ताहम कुछ देर बाद जहाज ने दोबारा टेक ऑफ किया। मुल्क में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3038 नए केसेस सामने आए। इस दौरान 2069 लोग इस बीमारी से ठीक हुए, जबकि 9 मरीजों की मौत हो गई। पिछले एक महीने में नए केसेस में 9 गुना इजाफा हुआ है। 3 मार्च को 334 नए केसेस सामने आए थे, जबकि 29 मार्च के बाद से रोजाना 3000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। नए केसेस में इजाफे के चलते पिछले एक महीने में एक्टिव केसेस में भी 7.5 गुना का इजाफा हुआ है। 3 मार्च को एक्टिव केसेस यानी एक्टिव मरीजों की तादाद 2686 थी, जो पीर के रोज बढ़कर 21179 हो गई। ये तादाद अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 23 अक्टूबर को एक्टिव केसेस 20601 थे।
उधर छत्तीसगढ़ के एक गर्ल्स कॉलेज में पीर के रोज 19 तालिबात मुतासिर पाई गई। सभी को क्वारंटाइन किया गया। इन तालिबात के राब्ते में आने वाले दूसरे तुलबा की भी जांच की जा रही है। 22 फरवरी को मुल्क में सिर्फ 2000 एक्टिव केसेस थे, जो 2 अप्रैल को 20,000 से ज्यादा हो गए, यानी सिर्फ 40 दिन में कोरोना के एक्टिव केसेस में 900% का इजाफा हुआ है। कर्नाटका में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर दिल्ली में मंगल के रोज कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इस मीटिंग में राहुल गांधी और सीनियर लीडर मौजूद थे। इस मीटिंग में इंतखाबी कैंपेन और बाकी बची सीटों को लेकर बातचीत हुई। पार्टी के राज्यसभा एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस की चीफ इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी की आज मीटिंग हुई और यूनानिमसली कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट तैयार कर ली गई, जिसे आज जारी कर दिया गया। सिक्किम की दारुल-हुकूमत गैंगटॉक में मंगल के रोज एक एवलांच हुआ। इसमें 6 टूरिस्टों की मौत हो गई और 150 लोगों के बर्फ में फंसे होने की खबर है। मरने वालों में 4 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा शामिल है। ये वाक़या दोपहर 12:20 पर गैंगटॉक माफ कीजिएगा गैंगटॉक कोनाथू ला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर पेश आया। हादसे वाले इलाके में 13वें माइलस्टोन तक जाने का पास जारी किया जाता है। इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 14वें माइलस्टोन तक चले गए थे और यही हादसा पेश आया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 22 लोगों को बचाया गया। इनमें से 6 को गहरी घाटी से निकाला गया। जो थक गया धक्का मत दो, आगे कुछ नहीं। नीचे कारवाई बोलना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल मुतासरा सिलगीर में 4 खवातीन समेत 19 नक्सलियों ने पुलिस और इंतजामिया के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कमलोचीन कश्यप ने कहा कि कुल सिलगीर में 400 करीबी गांवों ने कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस पर छत्तीसगढ़ हुकूमत की बाज़ाबातकारी और हथियार डालने की पॉलिसी से मुतासिर होकर 4 खवातीन समेत 19 नक्सलियों ने पुलिस और इंतजामिया के सामने खुद सुपुर्दगी की है। उन्होंने बताया कि हौसला अफजाई के तौर पर हथियार डालने वाले नक्सलियों को 10-10 हज़ार की मराठी रकम तकसीम की गई। एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मंगल के रोज बड़ा बदलाव किया। उन्होंने ट्विटर का लोगो बदल दिया। नीली चिड़िया हटाकर एक डॉग यानी कुत्ते को ट्विटर का लोगो बनाया गया। मस्क ने एक ट्वीट में एक यूजर से कहा कि जैसा वादा किया था वो पूरा किया। हालांकि यह बदलाव अभी सिर्फ वेब वर्जन पर नजर आ रहा है, मोबाइल ऐप पर नहीं। अमेरिकी अरबपति मस्क ने पिछले साल अक्टूबर में ट्विटर को खरीद लिया था। इसके बाद कई बड़े फैसलों को लेकर मस्क चर्चा में रहे।
इसमें ब्लू टिक के लिए चार्ज, मुलाजिमीन की छटनी, सीईओ पराग अग्रवाल को हटाना शामिल रहा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिली मार्क्स और जैक्सन पाल्मर ने 2013 में बिटकॉइन जैसी दीगर क्रिप्टो करेंसियों का मजाक उड़ाने के लिए डॉग कॉइन की शुरुआत की थी। मस्क कई मौकों पर इसे अपनी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी बता चुके हैं। मस्क ने डॉग कॉइन के सपोर्ट में फरवरी 2022 में कई ट्वीट किए थे। उस वक्त उन्होंने पहले ट्वीट में सिर्फ डॉज लिखा, माफ कीजिएगा डॉगी लिखा। दूसरे ट्वीट में मस्क ने लिखा कि डॉग कॉइन लोगों का क्रिप्टो है, नो हाई नो लो, ओनली डॉगी। इसके बाद इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत उछलकर 5 सेंट हो गई। मस्क के ट्वीट से पहले ये 3 सेंट पर ट्रेड कर रही थी। दिसंबर 2020 में भी उन्होंने वन वर्ड डॉग ट्वीट किया और इसकी कीमत 20% बढ़ गई थी। अब ट्विटर के नए लोगों में मस्क ने इस क्रिप्टो करेंसी के डॉग की फोटो का इस्तेमाल किया। ट्विटर का लोगो बदलते ही यूजर्स हैरान रह गए और एक दूसरे से इस बदलाव को लेकर सवाल करने लगे। एक यूजर ने पूछा कि क्या सभी को लोगों पर डॉग दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते ट्विटर पर डॉग ट्वीट करने लगा, ट्रेंड करने लगा। यूजर्स को लगा था कि ट्विटर को किसी ने हैक कर लिया है। कुछ देर बाद एलन मस्क ने एक ट्वीट किया जिससे साफ हो गया कि ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बंगा बाजार इलाके में मंगल की सुबह शदीद आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड महकमे और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की कम से कम 41 यूनिट्स काम कर रही हैं। फायर सर्विसेज कंट्रोल रूम के ड्यूटी ऑफिसर रफीकुल फारूक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क के सबसे बड़े कपड़ा बाजार में आग लगने की तस्दीक की। हालांकि उन्होंने आग लगने की वजूहात के बारे में कोई इतला नहीं दी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 41 यूनिट्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई यूनिट्स रास्ते में हैं। उन्होंने कहा कि अब तक किसी तरह के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। सोमालिया में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब से कम 21 अफराद की मौत, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर और लाखों की इमलाक तबाह हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी के उमूर के राबताकारी ने पीर को ये इत्तला दी थी। उन्होंने कहा कि गेडो खिते के ज़िले बुरदेरी में हालिया दिनों में सबसे ज्यादा बारिश हुई और तमाम अमवात भी वहीं हुई हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने फुल कोर्ट की तश्कील न होने की सूरत में मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का इम्कान जाहिर किया। इन ख्यालात का इज़हार बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि उनकी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात पर 3 जजों के किसी भी फैसले को कबूल नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा कि जो फैसला अगर 3 इंडिविजुअल्स का फैसला होगा तो उसका असर अलग होगा, अगर फैसला लार्जर बेंच का होगा तो फिर उसका असर अलग होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के दौरे की दावत कबूल कर ली। ईरान के नायब सदर मोहम्मद मकबर ने इसकी तस्दीक की है। सरकारी खबर रसां एजेंसी मोहर के मुताबिक मुखबर ने यह तबसरा सऊदी फरमारवा की जानिब से रईसी को रियाद के दौरे की दावत का जवाब देने के लिए पूछे जाने पर किया। मार्च के अवाइल में बीजिंग में चीन की सालिसी में होने वाली बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया, जिसके दौरान सऊदी अरब और ईरान ने 2 माह के अंदर सिफारती ताल्लुकात दोबारा शुरू करने और सिफारत खाने और मिशन दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया। ईरानी सदर के सियासी उमूर के नायब सरबराह मोहम्मद जमशीदी ने 19 मार्च को ट्वीट किया कि सऊदी फरमारवा ने खत लिखा जिसमें
ईरानी सदर को रियाद का दौरा करने की दावत दी गई। सऊदी अरब और खित्ते की दीगर अरब रियासतों के साथ ईरान के ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए नायब सदर मकबर ने कहा कि इलाकाई ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना रईसी इंतजामिया की जानिब से सदारत संभालने के बाद से जारी करदा कलीदी हिकमत अमलियों में से एक है। सऊदी अरब ने 2016 के अवाइल में ईरान में सऊदी सिफारती मिशन पर हमलों के जवाब में ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।